जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि संविधान का सीरीज लेके चल रहे थे, तो संविधान में क्या था, संविधान में आप लोग को मौलिक अधिकार तक के पूरी वीडियो पढ़ा दिए। मौलिक अधिकार में आप पीछे देखे होंगे 33, 34, 35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक का पूरा मौलिक अधिकार देख लिए थे। फिर उसके बाद बायोग्राफी भी होगा। अब उसके बाद है कि रीजनिंग और क्या है, करेंट अफेयर का भी सीरीज चल रहा है। अब क्या है कि आपका रेगुलर वीडियो क्या आएगा कि अब रोज आपका वीडियो इसका जीएस पेपर का और उस पर से जीएस के बाद जो भी आपका रीजनिंग, करेंट अफेयर, मैथ ये है उस सब का वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा रेगुलरली और रोज। और ऊपर से करेंट मुद्दे भी टॉपिक चलते हैं तो इसी में संविधान में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हो तो क्या हो कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसी के सीरीज में आगे नया वीडियो आया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर के। मैं हूं मोबिन राजा, आप लोग देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर होता क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब इसी में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हम पहले पढ़ लिए हैं क्या चीज, आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जब देखें तो दोनों में अंतर क्या होता है कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार जो आप उस समय से पढ़ के आ रहे होंगे, मौलिक अधिकार या इसको कहते हैं डीपीएसपी। तो आप इस दोनों को समझिएगा। तो क्या था मौलिक अधिकार, ये व्यक्तिगत अधिकार थी, ये व्यक्तिगत अधिकार थी, ये मौलिक अधिकार थी। और डीपीएसपी क्या है कि मुख्य रूप से आर्थिक अधिकार। कहने का मतलब है कि ये व्यक्तिगत को, अगर व्यक्ति को किसी को हनन हो रहा है तो कहां जाने का आपका प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये क्या है कि तब मौलिक अधिकार क्या कर रहा था कि सरकार को कमजोर कर रही थी और व्यक्ति को मजबूत कर रहा था। लेकिन डीपीएसपी क्या है कि ये आर्थिक रूप से, आर्थिक समाजवादी गांधीवादी नीति पे, मतलब क्या है कि इस शासन, राज्य की शासन चलाने के लिए सरकार को क्या है, डीपीएसपी है, जिससे क्या हो सके कि लोगों की कल्याण किया जा सके। तो अब दोनों जो बना था राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, वो क्या थी। तो राज्य के डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, जब संविधान निर्माण हुआ तो दोनों एक ही भाग थी। लेकिन बाद में इसको क्या कर दी गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को, कि जब हम आजाद हुए तो उस समय में क्या है, स्वतंत्रता के बाद हमारी स्थिति भारत की उतनी अच्छी थी नहीं। तो क्या हो गया कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत को दो पार्ट में बांट दी गई। एक अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार को रख दिया गया और 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक व्यक्तित्व को, यहाँ था जो नीति निर्देशक तत्व था जो वित्तीय को। तो अब जो वित्तीय उतनी पैसे थी नहीं कि सभी को क्या करा सके, मुहैया कराई जा सके, इसीलिए इसको दो टर्म में तोड़ दिया गया। अब देखिए आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता क्या है, डीपीएसपी। तो यह संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में प्रावधान किया गया है, जो कहां से ली गई है, तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड और स्पेन की संविधान से 1937 में निर्मित। तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 ईस्वी में, उसी के तहत 1935 के बाद क्या हुआ, 1937 में इसको अपना ली गई। अब देख लीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विशेषता वाला कहा गया है कि मुख्य रूप से ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व मौलिक मतलब आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करती है एवं आत्मा की दर्शन है। मतलब आत्मा की दर्शन कहने का मतलब कि नैतिक रूप से क्या है, आर्थिक लोकतंत्र या क्या है, तो आर्थिक लोकतंत्र कहे ना कि जो भी व्यक्ति नीचे रह गए हैं उसको क्या करना, जन कल्याण में सामान्य रूप से ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, उसी को कहा गया। अब उद्देश्य क्या है इसको लाने का, तो उद्देश्य आर्थिक रूप से सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना करना,
लोक कल्याण, न्याय, उच्च आदर्श, स्वतंत्र, समानता बनाए रखना। उद्देश्य कह दिया कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र, मतलब आर्थिक लोकतंत्र करने का मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और न्याय के या उच्च आदर्श के रूप में क्या लाना, सभी को समान से, नीचे से समानता में लेकर के आने के लिए ये लाई गई नीति निर्देशक तत्व को। अब देखेंगे अनुच्छेद 36 में प्रावधान क्या है। सो तो आर्टिकल अनुच्छेद जाते नीति निर्देशक तत्व कितना से आए, अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। तो वही अनुच्छेद 36 में आप देखिएगा राज्य की परिभाषा, जैसे कि आर्टिकल आप कितना में देखे थे, जब 12 में देखे थे, क्या है कि राज्य के बारे में दी गई है, तो वही मौलिक अधिकार था 12 से 35, तो वही अनुच्छेद 12 के बाद क्या कर दी गई, अनुच्छेद 36 में भी दिया गया कि राज्य की क्या होगी, परिभाषा होगी से। अब उसी तरह देखेंगे अनुच्छेद 37 में, तो अनुच्छेद 37 में है आपका शासन के मूलभूत आधार है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद 37 में क्या कर दिया, कहते ना कि मौलिक अधिकार आपका व्यक्तिगत अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं उसको बहाल कराने के लिए। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, अब इसका क्या है कि अगर ये आपको नीति निर्देशक तत्व की लाभ नहीं दी जा रही है तो आप सरकार के विरुद्ध कहाँ, न्यायालय नहीं जा सकती है। ये सरकार किस पे है, इलेक्शन पॉलिसी पे है, कि जब सरकार आपको जन कल्याण के लिए आपको आए वादे करते हैं बड़े बड़े सरकार, और आपको वादा किए कि हम आपको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, आपका जन कल्याण, ये स्वास्थ्य अच्छी देंगे। अगर आपको ये पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता है, अगर सरकार जन कल्याण के काम नहीं करती तो आप क्या करिएगा, सरकार को नहीं चुनिएगा। अगर सरकार उतनी अच्छी कामें कर रही तो आप उनको चुन रहे हैं। तो वही एक कह रहा है कि अगर वो वादे किए हैं अगर नहीं पूरा करते तो आप उनके खिलाफ क्या, न्यायालय नहीं जा सकते, वो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। सो अब देखिएगा अनुच्छेद 38, तो अनुच्छेद 38 में है, अनुच्छेद 38 वाला में आपको कह दिया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या कर दिया है कि अनुच्छेद 38 आपको कह रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से पूर्ण व्यवस्था लागू करना। मतलब अनुच्छेद 38 के 1 में क्या कर दिया, क्लोज 1 में, कि सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और न्याय व्यवस्था में क्या लाने के लिए, सरकार सामान्य लाने के लिए कार्य करेगी। सो अब अनुच्छेद 38 के 2 में है आय की असमानता और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। मतलब आय की असमानता कहने का मतलब क्या हुआ कि खाई दो बीच में हो गई, मतलब किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है तो इस व्यक्ति का क्या हो गया कि आय बहुत ज्यादा है, मतलब अब कोई व्यक्ति बहुत मजदूरी से भी निम्न लेवल पर है, गरीबी लेवल पर है, तो अब उसी को सरकार का क्या काम करना है, असमानता, मतलब जो असमान है, ये ऊपर है, ये नीचे की ओर है, इस तरह से खाइए, मतलब कोई यहाँ पे है, कोई इस पॉइंट पे, कोई इसी पॉइंट पे, तो जो ये नीचे की पॉइंट पे रह गया उसको इस स्तर से कहाँ लाना, ऊपर की स्तर पे लाने के लिए सरकार काम करेगी। तो वही कहा असमानता को कम करने के लिए सरकार क्या होती है कि देखते ना, जो आर्थिक रूप से नीचे उनको आरक्षण मिला है या कोई जाति समुदाय के रूप में नीचे रह गया है तो उसको आरक्षित की जाती है, क्यों, कि उसको समान धारा में लाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है। सो तो अनुच्छेद 39 के ए में है सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब सरकार क्या करेगी अनुच्छेद 39 ए के तहत कि सम्मान, न्याय और निःशुल्क, मतलब जो भी कानूनी प्रावधान है, मतलब कोई व्यक्ति क्या है कानूनी रूप से सक्षम नहीं है तो सरकार उसको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी कानूनी सहायता समानता के लिए। सो ये है अनुच्छेद 39 के ए में। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिएगा, तो अब नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 39 के क्लॉज ए, ये 39 के ए है, ये है क्लॉज ए, इसमें है सभी के लिए आजीविका, शब्द क्या आया है, आजीविका के साधन को प्रबंध करना। मतलब क्या है, सभी के लिए आजीविका मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो भी कार्य या जो भी कार्य की आवश्यकताएं पड़ती है, जो भी रोजगार चाहिए वो कौन करेगी, सरकार मुहैया कराएगी। अब अनुच्छेद 39 के भी देश के साधनों को जनहित में प्रयोग करना, मतलब देश के लिए जो साधन है उसको क्या करना, जनहित में, जनहित में जनता के हित में, मतलब जो भी संसाधन है वो जनता के हित के लिए प्रयोग करना। उसके बाद अनुच्छेद 39 के सी उत्पादन संस्थानों को विकेंद्रीकरण, मतलब जो भी उत्पादन संस्थान सब है, संसाधन सब है, उसको क्या करना, विकेंद्रीकरण, मतलब अलग अलग पार्टों में बांट के क्या सुविधा पहुंचाना। उसके बाद अनुच्छेद 39 के
क्लॉज डी। तो अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ये विवाद है, ये था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि जैसे नियोजन शिक्षक है तो वो नियोजन शिक्षक के लिए क्या किए थे कि कहा कि जब हम कार्य भी बिहार सरकार में जो नियोजित शिक्षक थे तो वो कहें क्या कि हम समान काम करते हैं। और वो जो क्या थे कि ये नियोजन के थ्रू गए हुए थे और जो पहले के शिक्षक थे तो कहा कि हम कार्य तो समान ही कर रहे हैं तो फिर हमको भेदभाव क्यों। मतलब तब वो कहे सरकार क्या है कि आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है वो अलग है, तो इसीलिए नहीं मिला। तो वही कहा समान कार्य समान वेतन। तो समान कार्य समान वेतन यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, महिला और पुरुष, मतलब महिला पे भी बता दी ना कि वही काम को महिला कर रही तो उसको कम दिया जाता है और पुरुष के लिए ज्यादा दी जाती है। तो वही कह दिया कि समान कार्य और समान वेतन में आपको क्या हो जाएगी कि महिला और पुरुष दोनों को समान, मतलब महिला भी और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो महिला को वेतन मिलेगा वही भी पुरुष। कौन कह रहा है, 39 अनुच्छेद 39 के भी समान कार्य के लिए आपका समान वेतन, ये प्रावधान कर दी गई। अब अनुच्छेद 39 के ई कह रहा है नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा, मतलब नागरिकों को क्या करेगी कि अनुच्छेद 39 के तहत स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, मुहैया कराएगी। सो उसके बाद अनुच्छेद 39 के एफ बचपन और यौवन के शोषण से बचाना, मतलब बचपन और यौवन का जो शोषण होता है उस शोषण, बचपन में शोषण हो रहा है कि उसको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती काम पे लगाई जा रही है, तो क्या है वो शोषण से भी बचाने का सरकार काम करेगी। अब देखेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है तमाम पंचायतों के गठन। अब क्या क्या अनुच्छेद 40 में आपको पंचायत का गठन का प्रावधान दे दिया गया कि अब कहा गया कि नहीं, जो संसद व्यवस्था है या विधानसभा क्षेत्र है वो ऊपर पे ही रह जाती है, तो नीचे तक के योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया गया कि पंचायत की गठन की गई, जिससे क्या हो सके कि निम्न स्तर पे, मतलब कि पंचायत दो गो हो गया, एक हो गई आपकी नगर पालिका हो जाएगा, एगो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। तो त्रिस्तरीय में क्या होगा, जैसे कि वो 3 ढांचाएं हो जाएंगी, तो गांव के स्तर तक के लाने के लिए अनुच्छेद 40 में क्या सुविधा दे दी गई, पंचायत का गठन का। उसके बाद है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में रोजगार का अधिकार, बीमार, वृद्धावस्था, बेरोजगार, विकलांगों की सहायता करना। तो अनुच्छेद 41 में रोजगार का अधिकार, मतलब रोजगार देती है ना राज्य सरकार या नेशनल सरकार, जैसे मनरेगा के तहत निश्चित की गई है कि आपको इतना काम दिया जाएगा, तो वही कह रहा है कि रोजगार दिलाना। उसके बाद है कि बीमार और वृद्धावस्था, तो यही कहा नीति नहीं दे सकता, तो मैं आपको अगर रोजगार नहीं देता, जैसे कभी रेलवे में वैकेंसी नहीं निकल रही या बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकाले, तो आप क्या सकते विरोध करते हैं, जैसे मांगे करते हैं, लेकिन केस तो नहीं ना करने जाते हैं कि जाते हैं आप रेलवे के वैकेंसी नहीं दे रहे, हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे। तो नहीं, ये सरकार की पॉलिसी पे है, ये नीति नहीं दे सकता, तो सरकार कार्य करेगी बराबर के लिए, लेकिन बाध्य नहीं है सरकार, मतलब सरकार पर आप केस नहीं कर सकते कि निकालिए वैकेंसी। तो यही कह रहा है क्या कि ये रोजगार का अधिकार, बीमार, वृद्धावस्था, मतलब वृद्धावस्था में देखिए कभी वृद्धावस्था में महिलाओं को मिल रहा है तो वो सरकारें दे रही, फिर विकलांगों का सहायता करना, ये अनुच्छेद 41 में। अब देखिएगा अनुच्छेद 42, तो अनुच्छेद 42 में कार्य की मनोचित दशाएं और महिला का प्रसूति अवकाश की सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या कार्य के लिए मतलब जो महिलाओं के लिए जो कार्य के लिए मनोचित दशा है वो निर्धारित कर देना, और प्रसूति अवकाश की जो सहायता है, जैसे महिलाओं के लिए जो अवकाश चाहिए उसकी सहायता भी प्रदान करेगी, किससे, अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 43 देखिएगा, तो अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग की व्यवस्था। अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों के लिए क्या करना, निर्वाह के लिए कुटीर और जो छोटे उद्योग व्यवस्थाएं सब होते हैं वो छोटे छोटे उद्योग कौन देगी, सरकार देगी, जिससे क्या कर सके, वो अपने जीवन यापन को चला सके। ये नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 43 के, अनुच्छेद 43 के ए में है मजदूरों के उद्योग के प्रबंध एवं भागीदारी बनाना। क्या करना कि अनुच्छेद 43 के में मजदूरों को क्या करना, उद्योग के प्रबंध एवं भागीदारी सरकार बनाएगी इसे। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 43 के भी सहकारिता, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना, मतलब जो भी सहकारिता है या सहकारी संस्थाएं है उसको कौन बढ़ावा देगी, तो संस्थाओं को बढ़ावा देना। उसके बाद अनुच्छेद 44 देखिएगा, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता,
तो इसमें अभी बहुत विवाद हो रही है। समान अनुच्छेद 44 के तहत कहा है कि इसको आगे पढ़ाएंगे कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। तो समान नागरिक संहिता मतलब होता है कि हमारे यहाँ क्या है कि धर्म निरपेक्ष राज्य है, सभी को अपने अपने धर्म शैक्षणिक संस्थाएं मौलिक अधिकार में पढ़ा दिए चलाने की व्यवस्था। तो यही कहा गया कि समान नागरिक संहिता मतलब कि सभी का क्या हो कि जो कानून है सब पे समान हो। तो धार्मिक रूप से जो क्या है शादी करने या तलाक की जो प्रोसेस है वो धर्म में भी क्या हो जाए समान हो जाए। क्योंकि जानते हैं मुस्लिम के लिए अलग मुस्लिम लॉ बोर्ड काम करती है और दूसरे धर्मों के लिए अलग दूसरे क्या करती है उसका संस्थाएं काम करती है। तो वही कह रहा है कि समान नागरिक संहिता में समान हो जाए सभी। तो यही इस चीज को लागू करने की बात हो रही। उसके बाद अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अवस्था की देखरेख, मतलब 6 वर्ष से कम जो भी बच्चा है उसके क्या करेगी राज्य सरकार की देखरेख में जो भी कार्य होगी सो। जैसे कि 6 वर्ष से क्या आंगनबाड़ी चलता है ना, आंगनबाड़ी के तहत सरकार द्वारा क्या दी जाती है कि वहां पे मुहैया लाभ कर देती है कि उसके न्यूट्रिशन के लिए जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए सो उसके पढ़ने के लिए तो पूरा देखरेख 6 वर्ष से कम में भी सरकार देती है। उसके बाद अनुच्छेद 46 देखिएगा तो अनुच्छेद 46 में एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा वर्ग एससी एसटी और ओबीसी के वर्गों के लिए शैक्षणिक या आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब जो भी शैक्षणिक या शिक्षित संस्थाएं हैं उसमें क्या है रिजर्व की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा अनुच्छेद 46 के द्वारा एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए। अब अनुच्छेद 47 में है पोषाहार एवं लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री पर रोक। अब क्या कर दिया कि अब जो अनुच्छेद 47 के तहत ही सरकार को अधिकार है क्या नीति निर्देशक तत्व के तहत कि अब कोई आप जबरदस्ती ना कर सकते हैं कि हाँ शराब बंद कर दीजिए। अब मौलिक अधिकार तो है नहीं, ये सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। तो सरकार अगर चाहे तो जो भी मादक पदार्थ है जैसे गुटखा हो गया बैन कर दिया ना, गुटखा बैन है बिहार में, या साथ ही शराब पे जो लिकर है शराब उस पर बंद कर दी गई है। तो ये सरकार के हित में। अब कहिए कि दूसरा राज्य नहीं बंद कर रहा है तो अब वहां की इकोनॉमी पॉलिसी क्या है सो, अब वहां का डिमांड क्या है सो। तो अब कहा बिहार में इसी अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि ये कोई भी मादक पदार्थ है उसको उत्पादन पे बंद कर सकता है। तो यही अनुच्छेद 47 के तहत क्या कर दी गई बिहार में शराब पाबंदी लगा दी गई है, या गुटखा को भी नशा से संबंधित है उसको सरकार बंद कर सकती है। यही आपका पूरा देख लिए क्या अनुच्छेद पूरा ऊपर से। तो एक बार देख लीजिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 1937 में निर्मित आयरलैंड स्पेन से लिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 36 में था राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में था शासन के मूलभूत आधार को लागू करने की स्थिति। उसके बाद अनुच्छेद 38 में आप देख लिए क्या है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर अनुच्छेद 38 के आय में देख लिए असमानता। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 में रोजगार की अधिक बीमार व्यवस्था या विकलांगों के लिए सहायता करना। अनुच्छेद 42 में कार्य के मनोचित महिला का अवकाश की सुविधा। उसके बाद 43 में देख लिए मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की सहायता। उसके बाद 43 में देख लिए अनुच्छेद 43 के में मजदूरों उद्योग प्रबंध की भागीदारी। 44 में देख ली समान नागरिक संहिता, समान नागरिक लगेगी सब पे। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए बाल व्यवस्था की सुविधा की गई है। उसके बाद 46 में SC ST और पिछड़े वर्ग का प्रबंध किया गया। और अनुच्छेद 47 में है कोई भी मादक पदार्थ है उस पर पाबंदी, शराब ये सब पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से नीति निर्देशक तत्वों को समझ लिए होंगे। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक था। यहाँ पे आपका जो राज्य सरकार का प्रबंधन का अधिकार था शुरू में 47 तक के अनुच्छेद 36 से 47 वो आप देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे 47 के बाद 48 से 51 तक के एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके बाद आपका पूरा नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक बहाली आया है, उसी का हम लोग अभी वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कंटेंट तैयार कर रहे थे। पूरा जो पढ़ा रहे हैं इसी में का पूरा है। 150 का आपका सामान्य अध्ययन है, वो पूरा 150 सामान्य अध्ययन इसी का रहेगा पूरा 6 से 12 तक के। अब इससे पूरा इसमें कवर कराया गया है और उस हिसाब से भी बनाई जाएगी पूरा। उसका स्पेशल वीडियो भी आपका आएगा 7 फेस वाला शिक्षक का, और उसमें शिक्षक बहाली बिहार का है सो। और उसमें जो इसका पूरा आप कवर जीएस कर सकते हैं। और 2 भाषा का शब्द दिया गया है कि 25 नंबर का इंग्लिश आपका 30% क्वालिफाई है। और उसके बाद
जो आप 75 नंबर का हिंदी है उसमें भी 30% क्वालिफाई है। पूरा वेटेज किसका है? जीएस का है, जो 150 पर इसी पे आपका मेरिट बनेगा। और इससे एक भी आपका इतना स्टैंडर्ड पूरा दम एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक सभी यूज है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, पूरा दम फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या करें कि आप एसएससी क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।